हम हैं नया IBM 7, हौसला है। देश दिन भर में हमारी कोशिश ये है कि आमतौर पे कई खबरें जो आपको नहीं दी जाती वो हम आप तक पहुंचाएं और खास तौर पे ऐसी खबरें लेकर आए जो सीधे सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो 2000 रिपोर्टर रोज हमें जो रिपोर्ट्स भेजते हैं उनमें से ढूंढकर कुछ रिपोर्ट्स हम आपके लिए इस कार्यक्रम के लिए लाते हैं। हमारे साथ इस वक्त देश के 4 अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नोएडा से रवि सिंह हमारे साथ हैं, लखनऊ से शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, मुंबई से निशात शमसी और चंडीगढ़ से अमित चौधरी भी हमारे साथ हैं, जो अब सीधे आपसे ही बात करेंगे। सबसे पहले आपकी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ी हुई खबर, धनतेरस आज है, आप सबको उसकी शुभकामनाएं। साथ ही साथ दिवाली की भी आप तैयारियां कर रहे हैं, उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां लेके सबसे पहले रवि सिंह आपके पास आए हैं। रवि, अब आप सीधे जनता से बात कीजिए, लोगों से सीधे बात कीजिए। जी आकाश, सबसे पहले बात दिल्ली से सटे नोएडा की। नोएडा में दिवाली से पहले खाद्य विभाग ने मिलावटी मिठाई और उसमें इस्तेमाल खराब चीजों को जब्त करना शुरू कर दिया है। विभाग ने नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान 200 किलो मावा और 400 किलो खराब पनीर जब्त किया। त्योहार से पहले खाद्य विभाग ने नकली मावा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सोमवार को अफसरों को खबर मिली थी कि यूपी के बुलंदशहर से एक ट्रक भरकर नकली मावा दिल्ली आने वाला है। इसके बाद अफसरों ने कई इलाकों में छापेमारी की। खासतौर पर नोएडा के सेक्टर 27 कट्टा गांव में कई दुकानों में मिठाई की जांच की गई। विशेष छापामार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज मिठाई के नमूने भरे गए हैं, मावा के भरे गए हैं, मिल्क उत्पाद के निरीक्षण किए जा रहे हैं। जिन दुकानों में पहली नजर में नकली मावा दिखता है उसे तुरंत नष्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने मावा, मिठाई और घी के सैंपल लेकर उन्हें प्रयोगशाला भी भेजा है। प्रशासन का साफ कहना है कि जिन दुकानों के सैंपल जांच में फेल हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिवाली से पहले कई शहरों में ऐसी मिठाइयां बिक रही हैं जो आपकी सेहत बिगाड़ सकती हैं। यूपी के कई शहरों में खराब चीजों को जब्त करना शुरू कर दिया गया है। मुरादाबाद में खाद्य विभाग ने छापेमारी के दौरान ऐसी मिठाइयां जब्त की हैं जिन पर चांदी की जगह एल्यूमिनियम का वर्क इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। एल्यूमिनियम का वर्क खाने से कैंसर तक होने का खतरा बना रहता है। जो मिलावट इस तरह के हों जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है, किसी की अस्थायी अपंगता हो सकती है, तो उसके लिए जुर्माने के साथ साथ कैद का भी प्रावधान किया गया है। कासगंज में मिलावट की खबर पर पुलिस ने 7 महिलाओं को 100 किलो नकली घी के साथ पकड़ा है। खाद्य विभाग की टीम ने घी के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन के तेवर सख्त हैं। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर मिठाई की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। शिमला में दिवाली से पहले ढाबों और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी शुरू हो गई है और शिमला में कई ऐसी कमेटियां बनाई गई हैं जो नगर निगम ने बनाई हैं। वहां पर छापेमारी जबरदस्त तरीके से की जा रही है। त्योहारों में खाने पीने की चीजों पर शिमला प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। जांच कमेटियां खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेज रही हैं। मिलावट पाए जाने पर नगर निगम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, जबकि इससे ऊपर की सजा कोर्ट तय करता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियों को रोका, जिसमें हमें कुछ दूध वाली गाड़ियों के अंदर खोआ, कुछ बटर और कुछ पनीर वगैरह इत्यादि ऐसी चीजें मिली। प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को मिलावटी खाद्य सामग्री खरीदने से बचाया जा सके और उनकी सेहत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। अब आगे की खबरों के लिए चलते हैं लखनऊ हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी के साथ। शुक्रिया रवि, आज धनतेरस है और 2 दिन बाद दीपावली। ऐसे में बाजारों में काफी रौनक नजर आ रही है। सोने चांदी के लक्ष्मी गणेश और पटाखों की खरीद करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गोरखपुर के सराफा बाजार में खरीदारों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। इस साल सोने चांदी के दामों में आई गिरावट से खरीदार और व्यापारी दोनों उत्साहित हैं। This year the rate has been declined, so I think in that way it's easier for people from different
different classes. सोना का जो भाव गिरा हुआ है उससे तो बहुत राहत मिली हुई है जो कस्टमर को। वहीं कासगंज में बॉलीवुड की हीरोइनों के नाम पर बिक रहे पटाखे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर से लेकर सलमान खान और हिमेश रेशमिया के नाम के पटाखे शामिल हैं। दिवाली में ग्राहकों को लुभाने के लिए बिल्डर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा घर बुक कराएं, इसके लिए बिल्डर तरह तरह की स्कीम लेकर बाजार में उतरे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में फ्लैटों की बिक्री बढ़ाने के लिए बिल्डर एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहे हैं। गौर सिटी में 11 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है, तो वहीं डेवलपर आम्रपाली फ्लैट बुक कराने पर सोने के सिक्के और पूरी तरह से फर्निश्ड फ्लैट की पेशकश कर रहा है। प्रतीक ग्रुप भी अपने ग्राहकों को फ्री कवर्ड पार्किंग और आईफोन दे रहा है, जबकि सुपरटेक के प्रोजेक्ट में सिर्फ 10% पेमेंट देकर फ्लैट बुक करवाने की सुविधा मिल रही है। जितने लोगों का स्टॉक है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना स्टॉक सेल करना चाहते हैं। दैट्स वाई आप ट्रेडिशनली देखेंगे कि इस पीरियड में आपको कोई ना कोई स्कीम मिलेगी। दरअसल दिवाली में घर खरीदना शुभ माना जाता है। इसी मानसिकता को भुनाने के लिए बिल्डरों ने कमर कस ली है और वो ग्राहकों को कुछ न कुछ आकर्षक उपहार भी दे रहे हैं। आगरा के धौरिया गांव में सालों से अवैध पटाखे बनाने का काम चल रहा है। पटाखे के बारूद के बीच में मासूम बच्चे अपनी जान खतरे में डालकर यहां काम करते हुए नजर आते हैं। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र में ये है धौरिया गांव। यहां लगभग 20 सालों से अवैध तरीके से पटाखों का निर्माण जारी है। जोखिम भरे इस काम में गांव के बच्चे और महिलाएं भी शामिल रहती हैं। इस गांव में धमाके की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के यहाँ लोग खतरनाक बारूद से पटाखे बनाते हैं। आरोप है कि पुलिस प्रशासन पटाखों के इस अवैध निर्माण को नजरअंदाज करता है और लोगों से पैसों की उगाही की जाती है। धनतेरस के ठीक पहले यूपी के एटा शहर में एक बड़े ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरे शहर में सनसनी है। एटा के बड़े सराफा कारोबारी और बैंकर अतुल महाजन अपने भाई मनोज के साथ रात 10 बजे बाइक से अपने घर जा रहे थे। तभी लोकमन दास तिराहे के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इस हमले में अतुल महाजन के सीने में 3 गोलियां लगी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके भाई मनोज को 2 गोलियां लगी हैं। दोनों भाइयों को गोली मारने के बाद हत्यारे वहाँ से फरार हो गए। पटाखे दुकान को बंद करके अपने घर जा रहे थे, घर पहुँच गए थे, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे। चैनल के पास ही पीछे से आकर मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अतुल महाजन और उनके भाई पर गोलियां किसने और क्यों चलाई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। एटा पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी निशात शम्सी। दिवाली करीब आते ही देश भर में इस त्योहार की रौनक दिखाई देने लगी है। पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाला महल में 51,000 दीप जलाकर इस त्योहार को मनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 51,000 दीपों से जगमग ये है पुणे का ऐतिहासिक महल शनिवार वाड़ा। यहाँ मराठा काल से हर साल दिवाली से पहले दिए जलाने की परंपरा है। 1818 में ब्रिटिश राज के दौरान इस परंपरा को रोक दिया गया था, लेकिन साल 2000 में इसे फिर से शुरू किया गया। 1818 में दीपोत्सव बंद हो गया था। इंग्रज लोगों ने शनिवार वाड़े का दीपोत्सव बंद कर दिया था। वो चैतन्य हास्य योग मंडल इधर 2001 में चालू किया हमने। पुणे में होने वाले इस दीप उत्सव में हर उम्र के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। धनतेरस के मौके पर 51,000 दियों की ये ज्योति आपको अभी अभी दिखा रहे थे निशात शम्सी। लेकिन निशात, एक बड़ी खबर अभी अभी आ रही है, उसके लिए मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। सामना में आज क्या कहा गया है? ध्यान शिवसेना की तरफ खासतौर पर इसीलिए है क्योंकि बीजेपी और शिवसेना की बात आज बहुत क्रूशियल लेवल पर पहुंच गई है। पर एनसीपी के बारे में आज सामना में क्या कहा है शिवसेना के मुखपत्र में? बिल्कुल आकाश, देखिए मेरे पास यहाँ पर सामना है जो मुखपत्र सामना शिवसेना का है। इसमें सीधे तौर पर निशाने पर शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल आए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अब तक जो लोग आरएसएस को कोसते थे, अचानक वो बीजेपी के करीब कैसे आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये मतलब परस्त लोग हैं और अपने मतलब के तहत वो उनके साथ सरकार में शामिल होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो शिवसेना को इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि अब तक बीजेपी उनको भी इंटरटेन क्यों कर रही है, जो लोग इस तरह से बाहर में समर्थन देने की बात कर रहे हैं। यानी जब पुराने गठबंधन शिवसेना उनके साथ आने को तैयार है, तो बावजूद इसके इस तरह से प्रफुल्ल पटेल अचानक सामने आते हैं
और सबसे ज्यादा जिस पार्टी को वो कोस कर अपनी राजनीति करते आए हैं उनके साथ जाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन 15 साल के शासन में उन्होंने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आकाश, एक तरफ मौका परस कह रही है शिवसेना एनसीपी को, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया निशात कि जहां तक महाराष्ट्र में सरकार बनने का सवाल है, बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए तो शिवसेना तैयार लगती है, लेकिन जो मलाईदार पद मांग रही है, मलाईदार मंत्रालय मांग रही है शिवसेना, क्या बीजेपी वो देने को तैयार है? बातचीत अब कहां जा रही है? बिल्कुल आकाश, देखिए पर्दे के पीछे ये बातचीत चल रही थी। कल 4 राउंड बातचीत हुई और जाहिर तौर पर जो शिवसेना की तरफ से लोग सामने गए, उन्होंने 95 के फॉर्मूले के तहत पूरी जो सरकार का गठन है वो करना चाहा। बीजेपी ने साफ तौर से शिवसेना की मांग को नकार दिया है। दरअसल शिवसेना चाहती थी कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है तो उप मुख्यमंत्री जो है वो शिवसेना का हो, गृह मंत्रालय जो बेहद अहम पोस्ट है वो शिवसेना के पास जाए, इसके अलावा पावर मिनिस्ट्री उनको मिले, फाइनेंस मिनिस्ट्री मिले, ये तमाम चीजें हैं वो चाहती है। उनका साफ तौर से कहना है कि 1:1 का जो रेशियो है वो बने इस पूरे मंत्रिमंडल में, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने उनके इस डिमांड को दरकिनार कर दिया है, सीधे तौर पर नकार दिया है। उनका कहना है कि अगर शिवसेना साथ आना चाहती है तो 1:1 पर वो सोच सकते हैं, लेकिन जो मलाईदार मंत्रालय उनको चाहिए उसके लिए काफी सोचना पड़ेगा, और जिस तरह के मंत्रालय की वो मांग कर रहे हैं वो फिलहाल मुमकिन नहीं है। जी धन्यवाद निशात। आप ही चूंकि अब सीधे जनता से बात कर रहे हैं, इसलिए चंडीगढ़ आप ही ले चले हम सबको। बिल्कुल, अब आगे की खबरों के लिए सीधे चलते हैं चंडीगढ़ हमारे सहयोगी अमित चौधरी के पास। हरियाणा में सरकार बनाने को तैयार बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला चंडीगढ़ में बुलाई गई बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज लिया जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे ऊपर है। काफी समय तक संगठन में काम कर चुके खट्टर संघ के भी करीबी हैं। सोमवार शाम बीजेपी मुख्यालय में खट्टर ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम शामिल है। विधायक दल की बैठक दोपहर में 12 बजे यूनियन यूटी गेस्ट हाउस चंडीगढ़ के अंदर बुलाई गई है। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 2009 में हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु भी इस रेस में हैं। कौन है मनोहर लाल खट्टर और कैप्टन अभिमन्यु, बता रही है मेरी सहयोगी तेजस्वी। हरियाणा में सीएम पद की रेस में पहला नाम है मनोहर लाल खट्टर का। खट्टर के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष से अच्छे ताल्लुकात हैं। मोदी जब हरियाणा के प्रभारी थे तो खट्टर संगठन मंत्री थे। खट्टर के पास जबरदस्त संगठनात्मक क्षमता है। लोकसभा चुनाव में अमित शाह के साथ यूपी का जिम्मा उन्होंने संभाला था। करनाल से भारी मतों से वो जीत कर आए हैं। वहीं सीएम पद की रेस में कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल है। 47 साल के कैप्टन अभिमन्यु लोकप्रिय जाट नेता है। युवाओं के बीच साफ सुथरी छवि है। पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के करीब हैं। बीजेपी में आने से पहले 6 साल सेना में रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की और हिंदी अखबार हरिभूमि के संस्थापक मालिक हैं। बीजेपी में राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत कई जिम्मेदारियां संभाली हैं उन्होंने। लोकसभा चुनाव में यूपी के सह प्रभारी रहे। और अब एक अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए कोयला खदानों को दोबारा चालू करने के लिए भारत सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे बिजली सस्ती होगी। सोमवार को एक अहम फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने कोयला खदान आवंटन मामले में अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अध्यादेश के मुताबिक कोयला खदान को स्टेट सेक्टर जैसे कि एनटीपीसी को दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टरों को खदान का आवंटन ई ऑक्शन के जरिए होगा। सीमेंट, पावर और स्टील कंपनियों को खदान पूल के जरिए कोयला आवंटित किया जाएगा। बिजली, स्टील और सीमेंट के साथ संबंध रखती हैं, उनको खदानें दी जाएंगी। एक जो लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल यूजर्स हैं, उनके बीच में ई ऑक्शन होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से जहां बिजली की कीमतों में कमी आएगी, तो वहीं जो फैक्ट्रियां कोयले की कमी से जूझ रही हैं, उन्हें नई जिंदगी मिलेगी।
अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दिन भर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी मनोज शर्मा। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक सब इंस्पेक्टर घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। घूसखोर एसआई ने एक आरोपी पर कार्रवाई करने के एवज में पीड़ित से 2000 रुपए मांगे थे, लेकिन पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से कर दी। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में तैनात एसआई अरुण मिश्रा को लोकायुक्त पुलिस ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एसआई ने जहार सिंह नाम के व्यक्ति से एक्सीडेंट के एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। अरुण मिश्रा जी एसआई को पैराडाइज के पास दीनदयाल मार्केट में रंगे हाथों 2000 रुपए लेते हुए उन्हें पकड़ा गया। मध्य प्रदेश में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में लोकायुक्त पुलिस ने कई सरकारी मुलाजिमों को अपना निशाना बनाया है। 3 दिन पहले ही इंदौर में आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर जादौन सिंह के घर छापेमारी में करोड़ों की काली संपत्ति मिली थी। मशहूर फिल्म अभिनेता आशीष विद्यार्थी दुर्ग में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बाल बाल बच गए। एक सिपाही ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूदकर उन्हें बचा लिया। अभिनेता आशीष विद्यार्थी और उनके साथी कलाकार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नदी में फिल्म बॉलीवुड डायरी की शूटिंग कर रहे थे। गलती से दोनों गहरे पानी की तरफ चले गए और डूबने लगे। बचाओ बचाओ की आवाज गूंजने लगी। इसी दौरान विकास सिंह नाम के सिपाही ने आशीष विद्यार्थी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। विद्यार्थी जी के ऊपर थोड़ा सा आए और आवाज दिया बचाओ। मैं वहीं एनीकट में खड़ा था, तुरंत मैं पानी में कूदा, वर्दी पहने हुए ही। थैंक्स टू हमारे डायरेक्टर सत्यम और यहाँ के जो कांस्टेबल मिस्टर सिंह। अपने हीरो पर छत्तीसगढ़ पुलिस को भी फक्र है। दुर्ग रेंज के आईजी ने विकास सिंह को नगद पुरस्कार दिया है और उनका नाम जीवन रक्षक पदक के लिए भी भेजा गया है। देश दिन भर में आज के लिए इतना ही। शाम 7 बजे फिर मिलेंगे देश दिन भर में।